हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का नोट्स कंप्लीट नोट्स अध्याय 3 वैद्युत रसायन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है वैद्युत रसायन की परिभाषा, इसको लिख लीजिए आप। फिर आगे है इसका उपयोग और महत्व, जो यहाँ पर 1 2 फिर से 3 और ये है 4, यहाँ तक इसको लिख लीजिए। फिर आगे देखिए, यहाँ पे है सेल की परिभाषा। फिर आगे आपको मिलेगा सेल के प्रकार। फिर आगे आपको मिलेगा उन सेल के बारे में, वैद्युत सेल। फिर इसके बारे में पूरा देखिए। आगे यहाँ पर चित्र बना लेंगे और फिर आगे अर्धसेल अभिक्रिया क्या क्या होती है इसकी लिखेंगे। और ये देखिए, आगे देखते जाइए, ये पूरा सेल अभिक्रिया लिख दिया गया। फिर आगे यहाँ पर इसके बारे में और, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा और, फिर यहाँ पे ये फिगर, फिर यहाँ पे है। आपको समझना है तो इसका मैंने वीडियो डाल रखा है, समझने के लिए आप समझ सकते हैं। ये एक और फिगर है, इसको भी बनाइए। फिर यहाँ पे आगे थोड़ा सा लिखा है। फिर यहाँ पे एक और फिगर आएगा, इसको भी बनाइए। फिर आगे देखिए, फिर आगे है गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पे ये अर्ध सेल के बारे में इसके। फिर यहाँ पे है अर्ध सेल के प्रकार। फिर लवण सेतु आ गया, लवण सेतु को लिखिए। फिर आगे देखेंगे, फिर यहाँ है लवण सेतु के कार्य। फिर यहाँ है इलेक्ट्रोड विभव, इसके बारे में परिभाषा है। फिर आगे यहाँ पर है, अगर ये परिभाषा लंबा लग रहा है तो मैंने इसका शॉर्टकट परिभाषा वीडियो बना के रखे हैं एक एक करके, इसको आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे है आगे एक और पॉइंट, छोटा सा शॉर्टकट परिभाषा देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने, आगे देखिए। फिर यहाँ पे लिखिए ये वाला पॉइंट। फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसके बारे में लिखिए, ये परिभाषा है उसका। फिर एनोड के बारे में है, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये तो बीच में लिख दिया गया है। फिर अब आगे है कैथोड के बारे में, उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे कैथोड के बारे में। फिर अब जानेंगे सेल विभव या विद्युत वाहक बल के बारे में, इसको लिख लीजिए यहाँ पे। ये हाँ इस प्रकार है, सारा लिख लीजिए, एनोड पर कैथोड पर जो भी ऑक्सीकरण उपकरण हो रहा है सब लिख लीजिए। ये यहाँ पर है। फिर गैल्वेनिक सेल के बारे में है, गैल्वेनिक सेल का सेल निरूपण। फिर यहाँ पे सेल निरूपण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे उदाहरण से समझाया गया है। फिर यहाँ पे सेल अभिक्रियाएँ ली गई है और उसका सेल निरूपण किया गया है। फिर आगे गैल्वेनिक सेल का सेल निरूपण कैसे करते हैं उसको दिखाया गया है, इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे एक सवाल, गैल्वेनिक सेल का सेल निरूपण, और यहाँ पे कुछ और ही निकाला गया है। ये क्या, इससे कोई लेना देना नहीं, आप इसको रहने दीजिएगा, इस पॉइंट को रहने दीजिएगा, आप केवल सेल निरूपण कीजिए। अब देखिए ये पॉइंट्स गलत लिखा गया है। एनोड पर ये होता है, ठीक है, एनोड पर, लेकिन यहाँ पे कैथोड पर होता है Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Cu सॉलिड में बदल जाता है, तब ये हो गया सेल निरूपण। इसको आप सेल निरूपण डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। और इस बात को रहने दीजिए, इसको मत लिखिएगा ये वाला पॉइंट। आगे देखिए, फिर आ गया विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। ये फिर से रिपीट कर दिया गया है, विद्युत रसायन, इससे कोई लेना नहीं, इसको रहने दीजिएगा। आप हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोड विभव का मापन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे किया जाता है मापन उसके बारे में सारा बताया गया, मैंने वीडियो भी बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये चित्र बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे आगे कैथोड पर, फिर यहाँ पे लिखा गया है जो उसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पर पूरा, और आगे देखिए, फिर आगे ये पॉइंट्स। फिर आगे देखिए यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकाला गया है, 1.1 आएगा इसका
मान। फिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया गया है, इसको देखिए। यहाँ पे फिर इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पे इसको और अच्छे से समझना है तो मैंने वीडियो डाल रखा है, इसको आप बहुत अच्छे से समझाया गया वहाँ पे, उसे आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। फिर आगे ये भी लिख लीजिए। फिर आगे ये दिखाया गया है। फिर यहाँ पे उदाहरण से समझाया गया है। फिर यहाँ पे है एक अभिक्रिया लेकर दिखाया गया है सामान्य अभिक्रिया के लिए। और देखिए, ध्यान दीजिए कि अभी जो आपने पहले देखा वो निर्णायक समीकरण के बारे में था। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में मैंने कल लिखवाया, उसका वो नहीं, श्रेणी नहीं बनवाया गया। आप उसे किसी किताब से लिख लीजिएगा, या मैंने वीडियो लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अभी इसका निर्णायक समीकरण का उदाहरण है, फिर से निरूपण है, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ गए, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे नया हेडिंग आ गया, साम्य स्थिरांक की गणना। साम्य है, ठीक, इसको उसी निर्णायक समीकरण से किया जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए, आगे सारा नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे 298 केल्विन पर निकाला गया है। 298 केल्विन पर आप निकालिएगा तो इसका मान हो जाएगा 0.059 बटा ये एन ई सेल बटा में 0.059 हो जाएगा। इस पर रखिएगा, तो यहाँ पे हल नहीं किया गया, आप करके देख सकते हैं डायरेक्ट, मैंने बता भी दिया आपको। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। फिर यहाँ पे निकाला गया है, हल किया गया है मान को। अब आगे देखिए, फिर यहाँ पे डेनियल सेल के लिए निकाला गया है साम्य स्थिरांक की गणना, इसको भी नोट कर लीजिए। ये हाँ, इसका फाइनल मान इतना होता है। फिर आगे वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, नया हेडिंग आ गया, इसको जानेंगे। यहाँ पे कुछ भी वो फिजिक्स का रूल्स लग रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, फिर इसको लिख लीजिए। फिर आगे देखिए यहाँ पे, फिर ये पॉइंट्स है, फिर आगे पॉइंट्स है। फिर यहाँ पे है आंकिक उदाहरण, इसको लिख लीजिए। फिर आगे यहाँ पे हल है उसका। फिर अब नया हेडिंग आ गया, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ। अब इसको देखिए, इसको नोट कीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे प्रतिरोधकता के बारे में लिखा गया है, इसको लिख लीजिए। फिर आगे फिर चालकत्व के बारे में बताया गया है। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ है विशिष्ट चालकत्व के बारे में जिसको आप लोग चालकता कहेंगे अब से। तो चालकता ज़्यादा यूज होता है क्योंकि आईयूपीएसी ने इसे मान्यता दिया है, तो विशिष्ट चालकता को ही चालकता कहेंगे। फिर आगे यहाँ पे उसका सूत्र फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे एसआई मात्रक, अन्य मात्रक बहुत सारे हैं, वो सब लिख लीजिए। फिर यहाँ पे चालकता का एक स्पेशल परिभाषा है, ऐसा जो ज़रूरी होता है, जो मेन परिभाषा यही है। फिर आगे सेल नियतांक के बारे में ये भी आई है, ये भी पॉइंट्स। फिर आगे आ गया मोलर चालकता, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आएगा तुल्यांकी चालकता। अभी ये मोलर चालकता में और भी है, इसको भी लिख लीजिए। फिर फॉर्मूला है, कैसे आया है उसको दिखाया गया है। फिर मात्रक यहाँ पे लिखा गया है। फिर आगे आ गया तुल्यांकी चालकता, अब इसको लिख लीजिए तुल्यांकी चालकता को। और ये नीचे और भी है थोड़ा, इसको लिख लीजिए। फिर आगे, फिर यहाँ पे हम लोग धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर देखेंगे। चालक दो तरह के हो जाते हैं, एक तार वाला चालक ठोस अवस्था में, एक विलयन भी चालक होते हैं, इसलिए वैद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है उन्हें। देखिए दोनों में अंतर है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। और आगे भी और भी है। फिर यहाँ पे लैम्डा एम और इक्यू में संबंध देखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये फाइनल संबंध आया, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका आगे यूज होगा। फिर आगे सांद्रता के साथ चालकता, तुल्यांकी चालकता में और मोलर चालकता में परिवर्तन, ये नया आ गया और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले चालकता में परिवर्तन, कप्पा यहाँ पे लिखा गया है। फिर तुल्यांकी चालकता में परिवर्तन, ये सब VBI हैं, तो यहाँ पे सूत्र के जरिए कैसे परिवर्तन होता है उसको दिखाया गया है, ठीक। फिर यहाँ पे है मोलर चालकता, उसमें परिवर्तन के बारे में बताया गया है, इसको लिख लीजिए।
फिर आ गया सीमांत मूलर चालकता लैम्डा एम इन्फिनिटी के बारे में। फिर आगे देखिए कोलराउस का नियम आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जानेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य, तब उसके बाद जानेंगे कोलराउस का नियम। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं उसको भी लिख लीजिए। ये प्रबल वैद्युत अपघट्य का समीकरण है, रेखा का समीकरण के बारे में बताया गया है। फिर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में, तो यहाँ ये लिखा गया, इसको पहले लिख लीजिए। आगे देखिए, इसका ग्राफ थोड़ा वक्र रेखा होता है, सीधी रेखा नहीं होता, और इसका समीकरण भी नहीं होता है। फिर आता है कोलराउस का नियम। फिर आगे कोलराउस का नियम बहुत ही वीवीआई है एग्जाम की दृष्टि से। फिर आगे इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। फिर लैम्डा इक्यू इन्फिनेटिव कैसे ज्ञात करेंगे उसको दिखाया गया। यहाँ पे केवल तो लैम्डा एम निकालना सीखे, हम इक्यू निकालना आप सीखेंगे, पॉइंट कर लीजिएगा इसको। फिर आगे ये निकालना दिखाया गया, इस तरह निकाला जाता है। फिर यहाँ पे उदाहरण से समझाया गया है। फिर कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग दिखाया गया है, तो क्या क्या करने में होता है। पहला लिख लीजिए, आगे फिर आगे 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 आगे, फिर ये NaCl NaCl और भी है कुछ, आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे ये सब लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, फिर वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, फिर वियोजन का आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में, इसके बारे में लिखा गया है। फिर इसको लिख लीजिए। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे निकाला गया है आसाम्य स्थिरांक, आयनन स्थिरांक। फिर यहाँ पे फिर ये फॉर्मूला आ गया फाइनली। फिर अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है इसके बारे में जाएंगे, तब वैद्युत अपघटन के बारे में जानेंगे। ये नया हेडिंग आ गया, ठीक। तो ये वैद्युत अपघट्य की परिभाषा हो गया। यहाँ पे वैद्युत अपघटनीयशील का परिभाषा हो गया, और आगे हम जो जानेंगे वो वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे उसका फिगर हो गया। फिर आगे वैद्युत अपघट्य के बारे में और भी कुछ जानकारी है यहाँ पे। फिर वैद्युत अपघटन के उत्पाद क्या क्या होते हैं एनोड पर, कैथोड पर, उसको जानना जरूरी है। ये बहुत ही वीवीआई है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो जाते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन। फिर आगे यहाँ पे ये सब बात नोट कर लीजिए, आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे आ गया मोस्ट वीवीआई पॉइंट हेडिंग्स, फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम नियम क्या है, फिर यहाँ पे और भी विशेष जानकारी, फिर वैद्युत रासायनिक लैंग के बारे में। फिर आगे यहाँ पे है द्वितीय नियम, इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे उसका व्यंजक है, ये व्यंजक रहा ये, हाँ। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए फैराडे नियतांक के बारे में। फिर ये रहा। अब बैटरी आ गया, ये जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये सब। बैटरी क्या होता है, प्राथमिक सेल, उसके बारे में, उसके उदाहरण। फिर संचायक सेल होता है उसके बारे में। फिर ये हो गया संचायक सेल के बारे में। फिर यहाँ पे ईंधन सेल आ गया, इसके बारे में जानेंगे, इसको भी लिख लीजिए। फिर ये आगे, फिर ये ईंधन सेल का फिगर है, आप किताब से भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ये रहा संचारण, जो कि लास्ट हेडिंग है। संचारण क्या है, संचारण का उदाहरण, संचारण की रोकथाम, एक और रोकथाम है उसको देख लीजिए, और ये है दूसरा रोकथाम। और यहाँ से फिर नोट्स कंप्लीट हुआ, ख़त्म। अगले वीडियो में हम लोग अगले अध्याय काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गति का देखेंगे।